तो दोस्तों आज हो गया 21 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने रविवार को 3 कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि वो इसकी तिथि तय करें। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इस संदर्भ में किसानों के संगठनों को एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि किसानों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय एक समिति गठित की है। वहीं सरकार से किसानों की अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो कि विफल रही है। किसानों के संगठनों के एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हो चुकी है, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान डटे हुए हैं। केंद्र सरकार सितंबर में पारित 3 नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वो बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा है कि देश की जनता को कोरोना वैक्सीन की खुराक जनवरी से मिलने की उम्मीद है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट जारी कर टीकाकरण के बारे में लोगों के सवालों के जवाब दिए थे। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI ने हर्षवर्धन के हवाले से कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता सुरक्षा और वैक्सीन का प्रभावशाली होना है। हम इससे समझौता नहीं कर सकते हैं। मुझे निजी तौर पर लगता है कि जनवरी के किसी सप्ताह में हम ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि भारत के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिले। आपको बता दें कि भारतीय DCGI के मुताबिक कोविड-19 के 4 टीकों का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है और जब सुरक्षा के आंकड़े अनुकूल पाए जाएंगे और विशेषज्ञ समिति इसकी समीक्षा कर लेंगे, तब इसे मंजूरी देने पर निर्णय किया जाएगा। शुरुआती चरण में कोविड-19 के टीके स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले प्राथमिकता समूह को दिए जाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बाहरी भीतरी की बहस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि जब ममता बनर्जी कांग्रेस में थी तब क्या वो इंदिरा गांधी को बाहरी व्यक्ति कहती थी। इसके साथ ही पिछले दिनों में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र को राज्य के उन IPS अधिकारी को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का अधिकार है जो नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही है और राज्य विकास के सभी मापदंडों पर तेजी से पिछड़ता जा रहा है। गृह मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए बाहरी भीतरी के मुद्दे उठा रही है। आज की चौथी बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद कई प्रदेशों में जल्द बदलाव हो सकते हैं। पार्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र में जल्द नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। इसके साथ ही पार्टी बिहार संगठन में भी बदलाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस को काफी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। वहीं कई अन्य राज्यों में हाल फिलहाल हुए उपचुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पहले ही प्रदेश की राजनीति छोड़ने के संकेत दे चुके हैं। असंतुष्ट नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ को AICC में जिम्मेदारी दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा भी उपचुनाव में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो वहीं तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी भी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही सूबे का दौरा करने पहुंचेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बंगाल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की थी। इस मीटिंग में शामिल नेताओं ने जल्द ही असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिम बंगाल में जनसभा करके चुनावी बिगुल फूंकने की भी पुष्टि की थी। आपको बता दें कि राज्य की 27% मुस्लिम आबादी को ओवैसी AIMIM के लिए बड़ा सियासी मौका मान रहे हैं। बंगाल में हाशिए पर जा चुके वाम दलों के बाद इस बार विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ TMC और BJP के बीच है। आपको बता दें कि TMC प्रमुख ने खुद किला बचाने की कमान संभाल रखी है, तो वहीं BJP के दिग्गज नेता के पार्टी संस्थापक सदस्य रहे श्याम प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में कमल वाली सरकार बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा लगातार सूबे में एक्टिव है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी AIMIM के लिए बड़ा मौका चूकना नहीं चाहते हैं। आज की छठी बड़ी खबर। पीस पार्टी नेता शादाब चौहान ने केंद्र सरकार पर साधा है निशाना।
हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं है, चीफ जस्टिस तो नहीं है, लेकिन हां जिस लायक हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए आखिरी सांस तक तैयार है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज आपको बता दूं कि आप सबको जान लेना चाहिए, धर्म के नाम पर बांटने वाले दो कानून आए हैं। एक कानून 10 अगस्त 1950 को, दूसरा कानून 12 दिसंबर 2019 को, जिसको 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में लाया गया, 11 को राज्यसभा लाया गया, 12 को उसको सैंक्शन उसको दे दिया, एसेंट दे दिया उसको, राष्ट्रपति ने कानून बन गया। 13 में परिवर्तित हो गया कानून। दूसरा, अब दोनों कानून को समझिए कैसे धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ ज्यादती है और एक कानून में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ ज्यादती है, सिखों के साथ है। एक कानून 10 अगस्त 1950 को नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। वही अंबेडकर जी जिसको बोलते हम जय भीम, जिसको बोलते ये हमारा मसीहा, हम इसका मिशन पूरा करेंगे। वही अंबेडकर जी जिनको बंगाल की मिदनापुर सीट से जिता करके सलीम साहब ने इस्तीफा दिया, और जब कांग्रेस के लोग बार बार हरा रहे थे अंबेडकर साहब को, तो अंबेडकर जी को इस्तीफा दिया के लिए इस्तीफा दिया सलीम साहब ने बंगाल की मिदनापुर सीट से। वहां मुसलमानों ने जिताकर भेजा अंबेडकर जी को, और जब वो कानून मंत्री बन गए तो उन्होंने हमें तोहफे में क्या दिया कि मुसलमान दलित नहीं होगा, ईसाई दलित नहीं होगा, यानी कि जो सुरक्षित सीटें होती हैं ना वहां मुसलमान चुनाव लड़ सकता है, और जो आरक्षण प्राप्त है ना उस आरक्षण का हिस्सा पसमानदा मुसलमान को मिल सकता है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों के हालात दलित से भी बदतर, यानी तमाम मुसलमान उस कैटेगरी में आते हैं, जाति बिरादरी के नाम पर नहीं। अब ये करेंगे कुछ लोग फर्जी अम्बेडकरवादी बांट करके कि नहीं ये अपर कास्ट, ये ऊंची कास्ट। सच्चर कमेटी कहती है कि अधिकतम मुसलमानों के 90% मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, मईशत में इकोनॉमी में हिस्सा नहीं है, रोजगार में नहीं है, सरकारी नौकरी में नहीं है, यहां तक के अपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को भी नहीं चला पा रहे हैं। ये हालात हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के दलित से बदतर, और उसके लिए जिम्मेदार अंबेडकर जी हैं, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमसे सुरक्षित सीटों पे चुनाव लड़ने का अधिकार छीना। अंबेडकर जी ने हमको मुसलमानों को आरक्षण मिलने का अधिकार छीना। अंबेडकर जी शामिल थे। जितने लोग ये बोलते हैं, हीरो मानने वाले लोगों से मैं कह रहा हूं, मायावती जी से, उदित राज से, चंद्रशेखर रावण से, और जितने भी लोग मसीहा मानते अंबेडकर जी को, अंबेडकर जी ने एक वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष किया, हम उनका सम्मान इस मामले में करते हैं। उन्होंने अपने लोगों के लिए हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमने जिताकर भेजा, हमारे साथ न्याय क्यों नहीं किया, ये हम सवाल ही करते हैं। माफी मांगनी चाहिए। भेदभाव, आजाद भारत का पहला भेदभाव धर्म के नाम पर हुआ तो वो अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए और नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ। और ये काला कानून की मुसलमान सीए में नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए और रविशंकर प्रसाद जी के कानून मंत्री रहते हुए हुआ। तो जितना गुनाहगार धर्म के नाम पर भेदभाव करके काला कानून लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं, उतना ही जिम्मेदार काला कानून लाकर धर्म के नाम पर भेदभाव करने के लिए जवाहरलाल नेहरू है। कांग्रेस पार्टी है, जितनी भारतीय जनता पार्टी है उतनी कांग्रेस पार्टी है। दोनों कानून को समझिए, दोनों मुसलमानों को परेशानी के समुद्र में धकेल रहे हैं। दोनों मुसलमानों को और एक मुसलमान ईसाई को वहां पर पूरी तरह से अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं। दूसरा, दोनों के वक्त कानून मंत्री हमारे लिए रविशंकर प्रसाद भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उतने ही गुनाहगार हैं धार्मिक भेदभाव के लिए जितना अंबेडकर जी हैं।
यानी जो लोग अंबेडकर जी को हीरो मानते वो भी वही लोग हैं जो संघ की विचारधारा को मानते।